गुड इवनिंग सभी को। वर्मन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। इतिहास के टेस्ट श्रृंखला में हम टेस्ट नंबर 18 लेकर चल रहे हैं और टेस्ट नंबर 18 में सीधे ही हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। आपके सामने दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला प्रश्न है, राजस्थान रोल्स इन द स्ट्रगल ऑफ 1857। राजस्थान रोल्स इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 ये पुस्तक का नाम है। किसने लिखी? ऑप्शन ए है अभय प्रताप, बी है नाथूराम खड़गावत, सी है कानाराम और डी है शिवनाथ। यह है हमारा पहला प्रश्न। कीजिए, चलो मिलान कीजिए आप। पहले प्रश्न का उत्तर अगर हम बात करें तो फर्स्ट प्रश्न का उत्तर है नाथूराम खड़गावत। इन्होंने 1857 की क्रांति के ऊपर ही पुस्तक लिखी है और उसी पुस्तक का नाम है ये राजस्थान रोल्स, यानी कि स्ट्रगल 1857 के स्ट्रगल में राजस्थान का क्या रोल था, ये पुस्तक लिखी है। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें तो देखिए आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2, आहुआ में क्रांति का दमन किसके नेतृत्व में किया गया था? यानी कि आहुआ में क्रांति हुई, एरिनपुरा में क्रांति हुई, एरिनपुरा से वो क्रांति जो है वो आहुआ तक पहुंची और उस क्रांति का आप ये भी जानते हो कि आहुआ में क्रांतिकारी कौन था? कुशाल सिंह। कौन था भाई? कुशाल सिंह। ये प्रमुख क्रांतिकारी था। यहां पर इस क्षेत्र में क्रांति का दमन करने के लिए आपको ये भी पता है कि अनेक लोगों को भेजा गया। जैसे हम बात करें किसको भेजा गया था भाई, एक तो वहां का पीए था जिसका नाम था मैक मोशन, वो मारा गया था। ठीक है, उसके अलावा वहां पर एक सेनापति गया था, अंग्रेज सेनापति, उसका नाम था हीथकोट, वो भी मारा गया। ठीक है, फिर गया पैट्रिक लॉरेंस भी गया था, किंतु पैट्रिक लॉरेंस भी जीत नहीं पाया और उसको भी पराजित होकर लौटना पड़ा था। और पैट्रिक लॉरेंस ने भागकर अजमेर में शरण ली थी। ये एक बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है क्योंकि अजमेर में 1857 अंग्रेजों का शस्त्रागार था। क्या था भी? अंग्रेजों का शस्त्रागार। तो यहां प्रश्न ये बनेगा कि किसके नेतृत्व में आहुआ में क्रांति का दमन किया गया था। यानी कि ये 4-5 आदमी आए लेकिन इन्होंने क्रांति का नेतृत्व दमन नहीं किया, विद्रोह का दमन नहीं कर पाए। तो फिर विद्रोह का दमन कौन कर पाए? ठीक है, ध्यान से किसी भी क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक अगर पढ़ेंगे तो निश्चित ही उसका उत्तर हमारे सामने आएगा। इस प्रश्न का उत्तर है कर्नल होम्स। क्या है भाई? कर्नल होम्स। कर्नल होम्स की नियुक्ति वहां पर की गई थी 20 जनवरी को, 20 जनवरी 1858 को। इसकी नियुक्ति के साथ ही कुशाल सिंह वहां से चले गए थे और कुशाल सिंह ने स्वयं ने मेवाड़ के अनेक क्षेत्रों में जाकर शरण ली थी। तो 20 जनवरी 1858 को कर्नल होम्स ने किले पर आक्रमण किया था और किले का रक्षक पृथ्वी सिंह था। आहुआ का किला जो है उसका रक्षक कौन था भाई? पृथ्वी सिंह। ये पृथ्वी सिंह ठाकुर कुशाल सिंह का छोटा भाई था और लड़ते हुए मारा गया था। लड़ते हुए क्या हुआ भाई? मारा गया था। इस प्रकार से आहुआ में क्रांति जो विद्रोह चल रहा था उसका दमन करने का अगर किसी का नेतृत्व, किसी का योगदान, श्रेय जाता है तो वो है कर्नल होम्स। प्रश्न 3 दिखाई दे रहा होगा। निम्न में से असंगत छांटना है। कितने गलत हुए कितने नहीं हुए, ध्यान से देखिए। ए ऑप्शन है सर्वाधिक लंबे समय तक क्रांति कोटा में चली। बी ऑप्शन है धौलपुर का शासक भगवंत सिंह क्रांतिकारियों के पक्ष में था। क्रांति का प्रारंभ अजमेर शस्त्रागार से हुआ। कोटा विद्रोह में मेजर बर्टन मारा गया। ठीक है, अब इनमें से गलत कितने हैं ये छांटने हैं। तो ऑप्शन यहां से लीजिए, ऑप्शन 1 ए व बी।
गलत है। ऑप्शन 2 बी व सी गलत है। ऑप्शन 3, यहां से ध्यान से पढ़ें। तो इस प्रकार के प्रश्न जो होते हैं वो बड़े होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा हम बात करें, ऑप्शन नंबर 3 चल रहा है ए बी सी गलत है, और ऑप्शन नंबर 4 है कोई गलत नहीं, कोई गलत नहीं। इनमें से ऑप्शन देने आपको, ऊपर वाले ऑप्शन नहीं देने। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया तरीके का प्रश्न है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर है 2 नंबर ऑप्शन। आप मिलान कर सकते हैं। देखो सर्वाधिक लंबे समय तक क्रांति कोटा में चली, सही है बिल्कुल। लगभग 6 माह तक कोटा दुर्ग को इन्होंने कब्जे में रखा। धौलपुर का शासक भगवंत सिंह था, ये बिल्कुल सही है, किंतु क्रांतिकारियों के पक्ष में था, ये गलत है। क्रांति का प्रारंभ अजमेर शस्त्रागार में, ये भी गलत है, क्योंकि क्रांति का प्रारंभ शस्त्रागार से ना होकर कहां से हुआ था, नसीराबाद। यानी ये गलत और ये गलत। अब देखिए कोटा विद्रोह में मेजर बटन मारा गया था, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? 2 बी और सी। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा गलत सही है? उत्तर 2 नंबर। कौन सा भी? 2 नंबर। प्रश्न नंबर 4 देखिए, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ, हम जानते हैं। इस दिन को राजस्थान का स्थापना दिवस भी मनाते हैं। पूरा होने पर राज प्रमुख जो पद था, राज प्रमुख रहे मानसिंह की स्थिति क्या रही, यानी कि उनके साथ क्या हुआ और क्या नहीं, क्योंकि उसके बाद आप जानते हो क्या हुआ था। एकीकरण जो भी पढ़े हुए हैं उन सबको पता था। तो क्या हुआ था देखिए, ए ऑप्शन राज प्रमुख बने रहे, जयपुर के राजा मानसिंह राज प्रमुख बने रहे। बी ऑप्शन राज्यपाल के सचिव बने रहे। सी ऑप्शन प्रीवी पर्स लेकर महल में रहे। डी ऑप्शन स्पेन के राजदूत बनाए गए। क्या उत्तर हो सकता है इनमें? कीजिए कमेंट। बिल्कुल ये क्वेश्चन जो है वो सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन उठाने का प्रयास किया गया आज, क्योंकि ये बात होती है कि भाई पुलिस पटवार में, खरपतवार में तो हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो सिंपल क्वेश्चन को ही 2-4 को मिलाकर एक बना देते हैं, वो हाई लेवल बन जाता है और बाकी कोई लेवल नहीं होता है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर है स्पेन के राजदूत बनाए गए। वो स्पेन के राजदूत के पद पर रहे थे। इतने बड़े पद पर रहने वाले स्वतंत्र भारत के या एक तरीके से गणतंत्र भारत के वो एकमात्र राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना स्पष्ट दिख रहा होगा। राजस्थान के एकीकरण के समय बागड़ संघ, इस पर ध्यान देंगे। राजस्थान के एकीकरण के समय बागड़ संघ का निर्माण किसने किया था? कोटा के भीम सिंह, मेवाड़ के भूपाल सिंह, मारवाड़ के हनुमत सिंह। इससे आपको एक बात और पता लग रहा है कि इस समय एकीकरण के समय ये राजा रहे होंगे। हाँ बिल्कुल, आप लोग ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, आपका साथ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर है डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह। इन्होंने भी ऐसा कोई स्कीम तैयार की थी कि भाई 2-4 राजा एक हो जाएं, क्योंकि हम जानते हैं रियासती विभाग जो था उसने शर्त रखी थी। रियासती विभाग ने क्या रखी थी भाई? शर्त क्या थी? 10 लाख जनसंख्या। 10 लाख तो क्या रहनी चाहिए? जनसंख्या, और 1 करोड़ आमदनी। जिसकी जनसंख्या 10 लाख हो, जिसकी आमदनी कितनी हो? 1 करोड़, वो अपने आप को स्वतंत्र रियासत के रूप में रख सकता है, बाकी का विलय करना ही पड़ेगा। तो डूंगरपुर के आसपास के छोटे मोटे जो राजा थे, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इनको मिलाकर लक्ष्मण सिंह ने प्रयास किया था कि एक संघ बने और उस संघ का नाम रहे बागड़ संघ। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, जैसलमेर रियासत का विलय एकीकरण प्रक्रिया के कौन से चरण में हुआ? ऑप्शन है प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण। तो मैं बता दूं, प्रथम चरण का नाम था मत्स्य संघ,
आप बढ़िया तैयारी करके रखे हैं तो इसका मतलब है ये इतना तो आपको पता ही होगा। द्वितीय चरण का नाम है पूर्व राजस्थान संघ। तीसरे चरण का नाम है संयुक्त राजस्थान, संयुक्त क्या है भाई, राजस्थान। और चतुर्थ चरण का नाम है वृहद राजस्थान। यहां मैं एक नया प्रश्न के बारे में और बात करूंगा यहीं पर, इसी प्रश्न के साथ आप कमेंट कीजिए, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो चलो मैं आपको बता देता हूं, इस प्रश्न का उत्तर है चतुर्थ चरण। चौथे चरण के अंदर डी ऑप्शन है, जैसलमेर रियासत का विलय हुआ। ध्यान दीजिए, वृहद यानी कि इसके अंदर बड़ी रियासतें शामिल की गई। और कितनी रियासतें थी? चार बड़ी रियासतें शामिल की गई। वो चार बड़ी रियासत जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर, ये चार बड़ी रियासतें इस चरण में शामिल की गई हैं। मैं आपको एक और बताता हूं ऑप्शन देकर, आप मान लीजिए एक यहां पर और लीजिए। चार चरण तो लिखे रखे हैं हमने, हम एक और छोटा सा चरण लिखते हैं, पांचवा चरण। वहां भी एक प्रश्न निकालेंगे हम। कौन सा चरण भाई? पांचवा। और पांचवें चरण का नाम लिखकर हम एक प्रश्न निकालते हैं। पांचवें चरण का नाम है संयुक्त राजस्थान, संयुक्त वृहद राजस्थान। एक बार देखिए, अब संयुक्त शब्द हमारे सामने एक बार ये आया और संयुक्त शब्द एक बार ये आया। इसका मतलब ये साफ है कि किसी न किसी चीज का विलय हुआ, इसके अंदर विलय हुआ, कोई ना कोई चीज मिली है, तो ही इसको हम संयुक्त बोल रहे हैं। तो देखो यहां संयुक्त हुआ है कौन, ध्यान देंगे, यहां संयुक्त हुआ है मेवाड़। तीसरे चरण में कौन संयुक्त हुआ भाई? मेवाड़, क्योंकि मेवाड़ के आसपास की जितनी भी रियासतें थी वो दूसरे चरण में शामिल हो गई थी। पूर्व राजस्थान संघ में लगभग 9 रियासतें शामिल हो गई थी। तो यहां मेवाड़ अकेला छूट गया था, इस बार मेवाड़ भी शामिल हो गया। अब चतुर्थ चरण में 4 रियासतें शामिल हुई थी, तो वो तो अलग तरीके से 4 एक थे, उनको कर दिया गया। पांचवें में क्या संयुक्त हुआ है? संयुक्त एक तरीके से ध्यान देखें 2 बार हुआ है, तो पांचवें में संयुक्त हुआ है मत्स्य संघ। कौन सा संघ भाई? मत्स्य संघ। इस प्रकार से ध्यान रखना है अपने को। प्रश्न हमारा क्लियर? उत्तर मैंने आपको बता दिया, जैसलमेर रियासत का विलय, चतुर्थ चरण। प्रश्न 7 हमारा क्या कहता है? गांधी जी की मानस पुत्री होने का सौभाग्य किसे मिला? या सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, गांधी जी की मानस पुत्री किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए नगेंद्र बाला, बी जानकी देवी बजाज, सी सत्यभामा और डी है रामप्यारी। इनमें से किन को हम गांधी जी की मानस पुत्री कहें? ऐसे हम बहुत इतिहास में पढ़ते हैं, गांधी जी का 5वां पुत्र, बहुत हम इतिहास में पढ़ते रहते हैं। गांधी जी वागड़ के गांधी, है ना, इस चिड़ावा के गांधी, सीमांत गांधी, ऐसे पढ़ते रहते हैं। यहां गांधी जी की मानस पुत्री है और इस प्रश्न का उत्तर है सत्यभामा। बिल्कुल सही है। आप जो लोग ने कमेंट किया है आप लोगों ने, बहुत ही ठीक है, बहुत बढ़िया बात। तैयारी अब एकदम से तैयारी, एक उच्च लेवल की तैयारी तभी होती है जब हम बहुत सारे टेस्ट देकर देखते हैं। किताबों को कितने ही पढ़ते रहें, लेकिन एक निश्चित सीमा पर किताबें पढ़ने के बाद अपने को एक काम करना होता है, और वो काम है टेस्ट देने का। बहुत सारे जो पेपर है उनको सॉल्व करना होता है, तब हमारा एक तरीके से कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हाई आता है। और कॉन्फिडेंस लेवल हाई आते ही हमें पता लग जाता है कि अब जो है वो स्थिति मेरे लायक बन चुकी है और मेरा भविष्य अब सेट हो सकता है। प्रश्न अगला, प्रश्न 8 है हमारा, वीर दुर्गादास से संबंधित तथ्यों में गलत का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, दुर्गादास का जन्म 1638 में शालवा गांव में हुआ। ऑप्शन बी, दुर्गादास की छतरी उज्जैन में बनी है। दुर्गादास ने खेतीबाड़ी का कार्य लुणावे गांव में किया था। वो तब किया था, जहां भी किया था तब जब वो राजा के नेतृत्व में अधीनता में नहीं आए थे। जसवंत सिंह ने दुर्गादास को 5 गांव दान में, या हम इसे दान की बजाय सही बात करें तो जागीर में दिए। बताइए कौन सा इनमें से प्रश्न हो सकता है?
आराम से ऑप्शन इधर देखिए, ये लिखे हैं ऑप्शन। एक में ए गलत है, गलत का देखना है आपको, विशेष ध्यान गलत का रखना है। इस प्रकार का प्रश्न इसलिए बनाया जाता है कि पूरा वो चैप्टर समझ में आ जाए, हमारे पूरी बात आ जाए। ठीक है, एक में ए है, दो में ए बी, तीन में ए बी सी, या चार में कोई नहीं। इनमें से गलत कोई नहीं, कौन है कौन नहीं, इस प्रकार। चलो तो देखिए, सारी की सारी बातें सही हैं, इसका मतलब इस प्रश्न का उत्तर बनेगा कोई नहीं। ठीक है, प्रश्न 9 है हमारा, राजस्थान के इतिहास में कुछ प्रसिद्ध हत्याकांड हुए हैं, जिनमें से कुछ निम्न हैं, उनके स्थानों में गलत का चयन करना है। वो हत्याकांड किस स्थान पर हुए हैं? ऑप्शन ए है पुनावाड़ा हत्याकांड, और रियासत का नाम है डूंगरपुर। डाबड़ा हत्याकांड, रियासत का नाम है मारवाड़। रायसिंह नगर हत्याकांड बीकानेर, और तासिम हत्याकांड धौलपुर। इनमें से कौन सा है जो सही जगह नहीं है, यानी कि उसकी रियासत गलत है, ऐसा कौन सा है? ये ऑप्शन गलत कौन सा है? मान लीजिए एक ऑप्शन ए गलत है, दो ऑप्शन ए बी सी गलत है, तीन ए बी सी डी, और चार नंबर कोई भी गलत नहीं है। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर है नंबर 4। ये चारों के चारों ऑप्शन सही है। पुनावाड़ा हत्याकांड डूंगरपुर से संबंधित है, डाबड़ा हत्याकांड मारवाड़, और मारवाड़ में हम बात करें तो नागौर में है। ठीक है, उस समय नागौर रियासत तो नहीं थी, तो मारवाड़ उत्तर रहेगा। रायसिंह नगर हत्याकांड बीकानेर में सही है, तासिम हत्याकांड धौलपुर में सही है। तो सभी की सभी ये सही है। प्रश्न 10 है, कुछ प्रसिद्ध शासकों की छत्री तथा स्थानों का मिलान करके फिर गलत निकालना है। देखो, ज्यादातर प्रश्न इसी प्रकार के हैं, उससे क्या है कि ज्यादा जानकारी मिल जाती है। नहीं वाले में, गलत वाले में कंप्लीट जानकारी मिल जाती है, इसलिए ज्यादातर प्रश्न ऐसे बना रहे हैं। ये ऑप्शन है बप्पा रावल, यानी कि उनकी क्षेत्रीय नागदा में है या नहीं। अमर सिंह फर्स्ट आहड़, महाराणा सांगा मांडलगढ़, पृथ्वीराज सिसोदिया कुंभलगढ़। इनमें से कौन की छतरी गलत है? अब गलत का चयन करना है, यानी कि एक में ए गलत है, दो में ए बी गलत है, तीन में ए बी सी, या चार में कोई भी नहीं। बताइए इस प्रश्न का उत्तर। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, मोस्ट प्रश्न है, यानी कि एक प्रश्न के साथ यहाँ 4 प्रश्न है, और एक प्रश्न के साथ ही ऊपर वाले प्रश्न में भी 4 प्रश्न थे। हाँ बिल्कुल कीजिए। चलो हम बात करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर भी है 4 नंबर, क्योंकि कोई भी गलत नहीं है। बप्पा रावल की छतरी बिल्कुल सही है, नागदा में है। अमर सिंह की आहड़ में ही है, बिल्कुल। महाराणा सांगा की मांडलगढ़ में है, कोई दिक्कत नहीं। और पृथ्वीराज सिसोदिया जो थे उनकी कुंभलगढ़ में है। इसलिए ये प्रश्न सारे के सारे जो हैं छतरी सभी शासकों की बिल्कुल सही है। प्रश्न 11 है हमारा, कीतु एक महान राजा नामक संबोधन कीर्तिपाल के लिए हुआ है। ये तो सिंपल सी बात है। कीतु एक महान राजा नामक संबोधन कीर्तिपाल के लिए हुआ है, किस कवि ने किया है? ऑप्शन ए सूर्यमल मिश्रण, बी पद्मनाभ, सी नैन्सी, और डी क्या है कर्नल जेम्स टोड। इनमें से किस कवि ने कीर्तिपाल को इस प्रकार से संबोधित किया है? तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर है नैन्सी। उत्तर क्या है भाई? नैन्सी। मोहनोत नैन्सी ने कीतु एक महान शासक या महान राजा की उपाधि दी। प्रश्न 13 लेते हैं हम। जयपुर के किस शासक ने मराठों को कत्ले आम का आदेश दिया था?
कौन शासक ऐसा था जो परेशान हुआ, क्योंकि मराठे जो थे ये चौथ वसूली किया करते थे, ठीक है, यानी कि लूटपाट किया करते थे, और उनकी लूटपाट से परेशान किस राजा ने कत्लेआम का ही आदेश दे दिया था कि कत्लेआम कर दिया जाए। ऐसा कौन सा शासक था जयपुर का? इस प्रश्न का आप लोगों को उत्तर देना है। बताइए भाई, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। चलो मिलान कीजिए अपने जो आप उत्तर सोचे हैं या आपने जो कमेंट किया है। इस प्रश्न का उत्तर है माधो सिंह। जयपुर के शासक माधो सिंह, ये माधो सिंह जो थे ये जयसिंह के पुत्र थे। किसके पुत्र थे भाई? जयसिंह के। और जयसिंह का एक पुत्र कौन था? ईश्वरी सिंह। तो जयसिंह के दो पुत्र थे, दोनों के अंदर उत्तराधिकारी संघर्ष भी हुआ था। उस उत्तराधिकारी संघर्ष का फायदा मराठों ने उठाया था और मराठों से परेशान होकर ईश्वरी सिंह ने ईश्वर लाट से आत्महत्या भी की थी। यहाँ पर माधो सिंह जो है, माधो सिंह फर्स्ट है। इस माधो सिंह फर्स्ट ने मराठों से परेशान होकर कत्लेआम का आदेश दिया था। प्रश्न नंबर 13 दिख रहा होगा आपको, ये ऑप्शन को हम हटा देते हैं। राजस्थान के शासकों के अनेक सेनापति हुए हैं, निम्न में से गलत का चयन करना है। रतन सिंह, गोरा बादल, परमार्दिदेव, आला व उदल, मालदेव जैता और कुपा, हमीरदेव चौहान, भीम सिंह व धर्म सिंह। भीम सिंह व धर्म सिंह। अब ऑप्शन में गलत का चयन करना है तो ऑप्शन उसी प्रकार से बड़ा ही ऑप्शन लीजिए पहले की तरह। 1 में ए गलत है, 2 में ए बी गलत है, 3 में ए बी सी गलत है और नंबर 4 में कोई गलत नहीं। इस प्रकार के प्रश्न से क्या है कि हमें एक बड़ी व्याख्या मिल जाती है, हमें उससे संबंधित 4-5 प्रश्न मिल जाते हैं। नहीं तो हम इसको बिल्कुल शॉर्ट भी कर सकते थे, लेकिन इसमें इस प्रकार से देने से कम 4 शासकों के सेनापति हमें याद होंगे। तो सोचिए और कमेंट कीजिए। रतन सिंह गोरा बादल परमार्दिदेव पृथ्वीराज चौहान के समकालीन शासक था। आला और उदल मालदेव जैता और कुपा, हमीरदेव चौहान, भीम सिंह और धर्म सिंह। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर है डी या नंबर 4। इनमें से भी कोई गलत नहीं है। सभी शासकों के ये सेनापति इतिहास प्रसिद्ध सेनापति थे, जिन्होंने अपने साहस और शौर्य से एक नया इतिहास रचा है। यानी कि जो किसी के बनाए हुए रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, इन्होंने अपने जीवन का रास्ता तैयार किया है। इन्होंने कुछ ऐसा किया है कि आज हम इनको पढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 14, मुगल साम्राज्य का स्तंभ। ध्यान दीजिए, प्रश्न पर बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। मुगल साम्राज्य का स्तंभ किस शासक को कहा जाता है? ए अकबर, बी मान सिंह, सी राय सिंह, डी जय सिंह। सभी अलग अलग शासक हैं, सभी का अपना वजूद है। राजस्थान के इतिहास में सभी का विशेष वजूद है, विशेष इन्होंने कार्य किया है। तो बताइए इनमें से क्या उत्तर हो सकता है, कीजिए कमेंट। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो अभी तक आप बने हुए हैं हमारे साथ। पिछले 10-15 क्लासों में आप लोगों के रिस्पॉन्स जो है वो बहुत ही सराहनीय रहे हैं, बहुत ही अच्छे आए हैं। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर जो भी आप कमेंट कर रहे हैं मिलान कीजिए, कितने सही हैं आपके, कौन से सही है कौन सा गलत है। इस प्रश्न का उत्तर है राय सिंह, बीकानेर का राजा है। कहाँ का राजा भाई? बीकानेर। बीकानेर का राजा राय सिंह को मुगल साम्राज्य का स्तंभ कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं हम वो भी बात करते हैं। क्योंकि अकबर जो है उसने मुगल साम्राज्य व्यवस्थित रूप से मुगल साम्राज्य की स्थापना की है व्यवस्थित रूप से, ठीक है। और उसी के साथ मान सिंह भी था, तो मान सिंह का यहाँ योगदान नहीं होगा क्योंकि अकबर ने कर दी। दोनों आदमियों में से किसी एक का हो सकता है। अब मान सिंह की भी मृत्यु हो गई थी और अकबर की भी मृत्यु हो गई। तब राजा है जहांगीर। तो वो मुगल साम्राज्य जो अकबर ने खड़ा किया है वो जहांगीर के समय नष्ट हो सकता था अगर उस समय राय सिंह ना होता। तो राय सिंह ने जहांगीर के समय मुगल साम्राज्य को बचाया है, इसलिए उसे मुगल साम्राज्य का स्तंभ कहते हैं। बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन का बहुत ही बढ़िया उत्तर है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से
जयपुर का कौन सा शासक पोलो का महान खिलाड़ी था? ये 16 क्वेश्चन हमारा गलती से पहले आ गया, कोई दिक्कत नहीं, हम 15 को बाद में ले लेंगे। निम्न में से जयपुर का कौन सा शासक पोलो का महान खिलाड़ी था? मानसिंह फर्स्ट, मानसिंह सेकंड, रामसिंह फर्स्ट, रामसिंह सेकंड। बताइए इस प्रश्न का उत्तर। बिल्कुल कीजिए कमेंट, बहुत ही सही कमेंट आते हैं आप लोगों के। देखो सभी प्रश्न सभी को नहीं आते हैं। देखिए इस प्रश्न का जो उत्तर है हम निकालते हैं मानसिंह सेकंड। कौन है भाई? मानसिंह सेकंड। तो मानसिंह सेकंड जो है उसकी हम बात कर रहे हैं। मानसिंह सेकंड पोलो का महान खिलाड़ी था और पोलो खेलते ही हमारा मृत्यु हो गई थी और इसने कूच बिहार की राजकुमारी गायत्री देवी से विवाह किया था। कूच बिहार की राजकुमारी कौन भाई? गायत्री देवी। ये गायत्री देवी जो है वो पोलो खेल से ही उन पर मोहित हुई थी। प्रश्न 15 हमारा, जयपुर नगर की स्थापना किस शासक ने की? कितना सिंपल प्रश्न है। मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई जयसिंह, जयसिंह तृतीय व राम सिंह। बताइए भाई, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर है बी ऑप्शन, सवाई जयसिंह। जयपुर नगर की नींव जो है वो रखी गई 18 नवंबर 1727 को। 18 नवंबर 1727 को। नींव भरने वाला जो शासक था या नींव भरने वाला जो नींव रखने वाला जो पंडित था उसका नाम था जगन्नाथ। जगन्नाथ, ठीक है। और जिसने जो वास्तुकार था वो था विद्याधर भट्टाचार्य। वास्तुकार कौन था भाई? विद्याधर भट्टाचार्य। और ये विद्याधर भट्टाचार्य जो था वो था बंगाल का। ये लो, प्रश्न नंबर 15 हमारा क्लियर हुआ। प्रश्न 17 है, मेवाड़ के किस शासक ने अकबर की जीवन पर्यंत, या यहां पर 2 बार लिखा गया, इसको अकबर को यहां रोक दे तो यहां पर मेवाड़ के किस शासक ने जीवन पर्यंत अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की? ऑप्शन ए उदय सिंह, ऑप्शन बी महाराणा प्रताप, ऑप्शन सी है अमर सिंह और डी है तीनों। बताइए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और किसी भी प्रकार से घुमाया हुआ प्रश्न नहीं है, सीधा प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर लगभग तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको आना ही चाहिए। हो सकता है अभी तक ये प्रश्न नजर में नहीं आया हुआ हो, मिलेगा सभी किताबों में, लेकिन प्रश्न बना के इस प्रकार से नहीं मिलेगा। ये फैक्ट जो है वो सभी किताबों में है, लेकिन इस प्रकार से प्रश्न बने वो एक अलग बात है, ठीक है। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर। तो देखिए सुनिए, इस प्रश्न का उत्तर है तीनों। उदय सिंह ने भी अकबर की अधीनता जीवन पर्यंत स्वीकार नहीं की थी। महाराणा प्रताप प्रसिद्ध है ही, आप सब जानते हो। अमर सिंह ने भी अकबर की अधीनता तो स्वीकार नहीं की थी, मुगलों की थी, किंतु अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा डी, तीनों ने, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, मेवाड़ के प्रशासन में परगना इकाई है। परगना शासन की क्या है? एक इकाई। मेवाड़ के प्रशासन में परगना इकाई को लागू करने वाला प्रथम मेवाड़ का शासक था अमर सिंह। ये अमर सिंह फर्स्ट है। करण सिंह, जगत सिंह, ये जगत सिंह भी फर्स्ट है। राज सिंह। इस प्रकार से इनमें से कौन सा शासक था जो परगना नामक इकाई को लागू कर रहा था? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सरल प्रश्न है। इसमें से आज हमने राजस्थान के इतिहास में से अधिकतम जगह में से प्रश्न लिए हैं, तो कोई भी इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हो। सिंपल सा है, कोई खास बड़ी बात नहीं है,
ठीक है, तैयारी करने वालों को इतना पता होना ही चाहिए। इसी प्रकार से आप किसी अन्य कोई चैनल जो ज्योग्राफी का हो, पॉलिटिकल का हो, या अन्य कोई जो चैनल जो करंट से संबंधित चल रहा हो, मैथ रीजनिंग का चल रहा हो, उनको ज्वाइन कर लें 1 आध घंटे। इस प्रकार से आपकी जो है वो तैयारी ठीक हो जाएगी। और जितने समय आप साथ बैठे हो तो कॉपी पेन लेके बैठे तो आराम से इतने समय में इस प्रश्न को, सारे प्रश्नों को उतार भी सकते हो। फिर परीक्षा के आसपास आप 2 घंटे में सारों को देख सकते हो, या फिर नोट्स हमसे भी ले सकते हो। ठीक है, ये ऐसे कैसी कॉपियां जो है हमसे ले सकते हो। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर जो है वो है करण सिंह। कौन है भाई? करण सिंह। क्योंकि करण सिंह पहला व्यक्ति है जो मुगल दरबार में उपस्थित हुआ था। करण सिंह मेवाड़ का पहला व्यक्ति है जो मुगल दरबार में उपस्थित हुआ, और मुगल दरबार में रहते हुए उसने एक परगना नामक नई इकाई सीखी। जब वापस अपने क्षेत्र में आया तो इसे लागू कर दिया। प्रश्न 19 है, आमेर का पहला शासक कौन था जिसने मुगलों से कोई भी पद या उपाधि प्राप्त की? कोई भी पद या उपाधि प्राप्त करने वाला आमेर का पहला शासक कौन था? ए मान सिंह, बी भगवंत दास, सी जय सिंह और डी है भारमल। इनमें से कौन शासक था जिसने कोई भी उपाधि प्राप्त की है? ठीक है, किसी उपाधि या पद की हम बात करें, मनसबदारी समझ लो, या कुछ भी चीज उसने प्राप्त की है, पहला व्यक्ति वो कौन सा है? ए ऑप्शन है मानसिंह, बी है भगवंत दास, सी है जय सिंह और डी है भारमल। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर है भारमल, क्योंकि 1562 में भारमल ने अपनी पुत्री का नाम आप सब जानते हो, हरखाबाई का विवाह है, हरखाबाई का विवाह है अकबर से करवा दिया था। किससे भाई? अकबर से। तो अकबर ने भारमल को एक पद दिया था। वही प्रश्न पूछा जा रहा है कि कोई पद या उपाधि अमीर उल उमरा, ये पहला पद था जो राजपुताने के किसी पहले शासक ने मुगलों से स्वीकार किया है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 20 है, मेवाड़ भीलकोर सेना का गठन हुआ था, सन पूछ रहा है सीधे सीधे, कुछ भी इसमें अलग नहीं पूछ रहा, सीधे सीधे सन पूछा जा रहा है। 1840, 1841, 42, 43। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर सीधे हम बात कर लेते हैं। 1841 मेवाड़ भीलकोर सेना का गठन हुआ था। इस समय मेवाड़ का जो शासक था, उस शासक के और तो कोई विशेष काम नहीं है, लेकिन यही काम आता है, क्या है भाई? सरदार सिंह। इसके काल में बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन सी रियासत पाकिस्तान में विलय चाहती थी? ए ऑप्शन है मेवाड़, बी ऑप्शन है अलवर, सी है जोधपुर, डी है बीकानेर। आराम से इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हो, बहुत सिंपल प्रश्न है। चलो बात करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है जोधपुर। जोधपुर के शासक कौन थे? एकीकरण के समय की बात है। विलय का मतलब है एकीकरण। हनवंत सिंह। जोधपुर के शासक कौन थे भाई? हनवंत सिंह। और जोधपुर का विलय जो है करने में सबसे बड़ा योगदान था माउंटबेटन का, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, था तो सभी का, वीपी मेनन का भी, सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी, किंतु सर्वाधिक प्रयास इस व्यक्ति ने किए थे जो अंतिम वायसराय था भारत का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 है हमारा, नारायण सिंह माणकलाव को राजस्थान में अफीम मुक्ति आंदोलन के प्रणेता के रूप में जाना जाता है। एक प्रश्न तो यही हो गया। अगला प्रश्न यह है, वो किस जिले के निवासी थे? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। दीजिए इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर है जोधपुर। क्या है भाई? जोधपुर। नारायण सिंह माणकलाव जो थे वो राजस्थान में अफीम मुक्ति के लिए जाने जाते थे और उनका कार्य क्षेत्र जोधपुर था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, गोहिल वंश की सिसोदिया शाखा, ये शाखा की बात कर रहे हैं।
भोइल वंश की सिसोदिया शाखा के संस्थापक शासक कहलाए? राणा हमीर, रतन सिंह, बप्पा रावल या क्षत्र सिंह? इनमें से कौन व्यक्ति है जो सिसोदिया शाखा का संस्थापक कहलाया? सिसोदिया शाखा से शासक बना। देखो आगे लिख रहा है संस्थापक शासक, अकेला संस्थापक भी नहीं है, संस्थापक शासक। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित ही आप कुछ नया सीखेंगे। है हर चीज हर जगह मिलेंगी, हर गाइड में, हर कहीं, लेकिन उसको प्रश्न बनाने का सिस्टम हर कहीं अलग मिलेगा। कोई किस तरीके से प्रश्न बना रहा है, कोई किस तरीके से बना रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर है राणा हमीर। कौन है भाई? राणा हमीर। राणा हमीर से पहले जो शाखा थी वो थी रावल, और रावल शाखा का अंतिम शाखा शासक था वो रतन सिंह था। रतन सिंह जो था वो 1303 में, कब की बात है? 1303 में अलाउद्दीन खिलजी से लड़ता हुआ मारा गया था। तो उस रावल शाखा लगभग समाप्त हो गई थी। तो राणा हमीर जो थे वो सिसोदिया गांव में रहते थे, इसलिए सिसोदिया कहलाए और सिसोदिया शाखा के संस्थापक भी कहलाए। 24वें क्वेश्चन, चंपानेर की संधि कब हुई? कितना सिंपल प्रश्न है। तो ए है 1457, 1456, 1556 या 1458। इस प्रश्न का उत्तर है 1456। चंपानेर गुजरात में है। तो दो जगह के बीच हुई थी, एक मालवा और एक कौन? गुजरात। दोनों ने मिलकर महाराणा कुंभा के खिलाफ अभियान किया था। फिर भी महाराणा कुंभा उस अभियान में जीत गए थे, और उस जीत की स्मृति में बदनौर नामक जगह, बदनौर में महाराणा कुंभा ने कुशाल माता का मंदिर बनवाया था। उनकी इष्ट देवी कुशाल माता का मंदिर महाराणा कुंभा ने बनवाया था इसी जीत में। उस जीत या युद्ध का नाम भी है बदनौर का युद्ध। क्या नाम है? बदनौर का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कहलाता है? ए जयसिंह, बी महाराणा कुंभा, सी राम सिंह और डी अजयराज। बताइए। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। सभी आदमी स्थापत्य कला में योगदान दिए हैं, वो ही आदमी यहाँ ऑप्शन में है, हर कोई नहीं है। जिन्होंने स्थापत्य कला में योगदान दिया वो आदमी है यहाँ पे। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर है महाराणा कुंभा। कौन है भाई? महाराणा कुंभा। और ये कथन जो था ऊपर स्थापत्य कला का जनक, ये कथन कहा गया था कवि श्यामल दास के द्वारा। कवि कौन है भाई? श्यामल दास ने पुस्तक लिखी थी। कम से कम 20 बार हमारे टेस्टों में ये शब्द आ चुका है। इसका मतलब परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तो ही आ रहा है, नहीं तो क्यों आता। वीर विनोद पुस्तक में लिखा है कि महाराणा कुंभा स्थापत्य कला के जनक हैं, और साथ में लिखा है कि कुंभा ने मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया है। 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। जो राजस्थान की बात नहीं है, मेवाड़ की बात चल रही है। हाँ, प्रश्न अगला है, सिंपल ही प्रश्न है। बालक और मदन दो प्रसिद्ध सेना नायक हैं। एक बालक और एक कौन है भाई? मदन। ये दो प्रसिद्ध क्या है? सेना नायक। ये पूछा जा रहा है किसके सेना नायक हैं? ऑप्शन ए कानड़ देव, ऑप्शन बी जैत्र सिंह, ऑप्शन सी है राणा हमीर और ऑप्शन डी है तेज सिंह। दो प्रसिद्ध सेना नायक हैं। आराम से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर है बी ऑप्शन, जैत्र सिंह। और जैत्र सिंह के ये सेना नायक जो थे वो किस युद्ध में काम आए थे या किस युद्ध में जाने गए? उस युद्ध का नाम है भूताला का युद्ध। कौन सा युद्ध है? भूताला का युद्ध। राजसमंद में हुआ था, जिसमें जैत्र सिंह के इन दोनों सेनापतियों का शौर्य, साहस और वीरता देखी गई थी। 1282 में जालौर पर बलबन ने
किसके नेतृत्व में आक्रमण किया था? प्रश्न देखिए, बलबन कर रहा है और कहाँ कर रहा है? जालौर पर। किसके नेतृत्व में, यानी उसका सेनापति कौन था? ए ऑप्शन शम्स खां, बी ऑप्शन नूर मोहम्मद, सी है नुसरत खां और डी है जफर खां। बता सकते हैं आप इस प्रश्न का उत्तर? बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। बताइए भाई। चलो बात करते हैं। देखिए ये प्रश्न जो है, इस प्रश्न का उत्तर है नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद के नेतृत्व में बलबन ने जालौर पर आक्रमण किया था। ये युद्ध भी ऐसा था जैसे हम हल्दीघाटी के युद्ध के बारे में कहते हैं ना, एक तरीके से ये युद्ध भी अनिर्णायक था। मुस्लिम इतिहासकार कहते हैं कि बलबन की जीत हुई, पर राजस्थानी या भारतीय इतिहासकार कहते हैं कि जालौर का शासक जो था उस समय सामंत सिंह। जालौर का शासक 1282 में कौन था भाई? सामंत सिंह। कानड़देव के पीढ़ी में पहला कानड़देव से पहले शासक था। कोई कहते हैं इसकी जीत हुई और कोई कहते हैं इसकी। ये एक अनिर्णायक युद्ध था। नेक्स्ट प्रश्न 28, पृथ्वीराज तृतीय के पिता सोमेश्वर चौहान निम्न में से किस युद्ध में मारे गए? ए आबू का युद्ध, बी तुमुल का युद्ध, सी गिंगोली का युद्ध और डी है भाई भूताला का युद्ध। इनमें से कौन से युद्ध में मारे गए थे? बताओ भाई। मैं ये बता दूं, आबू का युद्ध 2 हुए थे लगातार। एक 1177 में भी हुआ था, एक आबू का युद्ध हुआ था 1178 में भी। 1178 और 1177। तुमुल का जो युद्ध है उसकी हम बात करें, तुमुल का युद्ध हुआ था 1182 में, ठीक है। भूताला का युद्ध हुआ था 1282 में। कब हुआ था? 1282 में। और गिंगोली जो है, गिंगोली, ये युद्ध हुआ था 1807 में। 13 मार्च 1807 में, ऐसा कुछ है गिंगोली का युद्ध। तो इनमें से कौन सा युद्ध है? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर है आबू का युद्ध, ठीक है। ये युद्ध आप समझें, एक तो शासक था भीम सिंह, और वर्सेज हम बात करें तो एक जैत्र सिंह, जय सिंह ऐसे नाम है उसका। और ये जैत्र सिंह या जय सिंह जो है, ये था आबू, उसका आबू का राजा। ये तो कहाँ का था भाई? आबू का। भीम सिंह कहाँ का था? गुजरात का। इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था। युद्ध का कारण जैत्र सिंह, इसकी पुत्री, जैत्र सिंह की पुत्री, और पुत्री का नाम था इच्छनी देवी। इच्छनी देवी से विवाह करना चाहता था भीम सिंह, पर इसमें युद्ध हुआ। युद्ध में जैत्र सिंह कमजोर पड़ा, तो उसने चौहान शासक सोमेश्वर को आमंत्रित कर लिया था। प्रश्न में देखिए सोमेश्वर ही पूछा जा रहा है, पृथ्वीराज के पिता थे। सोमेश्वर को युद्ध में आमंत्रित किया था और सोमेश्वर उस युद्ध में मारा गया था। तो सोमेश्वर के पुत्र पृथ्वीराज ने फिर उस इच्छनी देवी से विवाह किया था। ये संयोगिता से पहले वाली पत्नी है पृथ्वीराज की। बेस्ट, कितने बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह ने जहांगीर को कौन से युद्ध में पराजित किया था? भूताला का युद्ध, दिवेर का युद्ध, संगवाड़ा का युद्ध, ऊंटाला का युद्ध। समाप्त होने वाले हो रहे हैं, हमारी क्लास एंडिंग में चल रही है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर है ऊंटाला का युद्ध। ऊंटाला का युद्ध हुआ था 1599 में, और 1599 में युद्ध हुआ था उदयपुर में। जहांगीर जो थे, ये जहांगीर, इस जहांगीर को अकबर ने भेजा था कि अमर सिंह पर आक्रमण करो, किंतु अमर सिंह वीर पिता का वीर पुत्र था, यानी कि महाराणा प्रताप का पुत्र था। वो हारा नहीं, उसने अनेक बार मुगल सेना को पराजित किया था। महाराणा उदय सिंह ने कौन से युद्ध में बनवीर की हत्या की? जावली का युद्ध, मावली का युद्ध, बंटवाड़ा का युद्ध, सांगानेर का युद्ध। बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे पड़े हैं।
बताइए। चलो बात करते हैं, इस प्रश्न का युद्ध है मावली। इस प्रश्न का उत्तर क्या है भाई? मावली। और ये था 1537। मावली का युद्ध 1537। मावली जो है, मावली का युद्ध 1537। और मावली कहाँ है? उदयपुर में। ठीक है। इसमें बनवीर की हत्या की और स्वयं उदय सिंह शासक बन गया था। उदय सिंह को पन्नाधाय बचाकर कुंभलगढ़ में रखा करती थी। पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन की बलि दी थी। ठीक है। एक ये प्रश्न आपके लिए छोड़ा जा रहा है। वीडियो जब समाप्त हो जाए यूट्यूब पर, उसके बाद में आपको इसको देखना है। ठीक है। अकबर के हाथी का क्या नाम था? और बाद में आप कमेंट करके वहां बता सकते हैं यूट्यूब चैनल पर। ठीक है। ऑप्शन ए राम प्रसाद, ऑप्शन बी लोणा, ऑप्शन सी मर्दाना और ऑप्शन डी हवाई। इनमें से अकबर के हाथी का क्या नाम था? ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं बता रहा हूं, आपको कमेंट करके बताना है, और अभी नहीं, वहां पर बताना है। ठीक है, यूट्यूब वीडियो पर। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे साथ बने हुए हैं। ठीक है। अब हम कोशिश करते हैं कि कल से इंडियन हिस्ट्री के लगभग 10 एक टेस्ट हो जाए, फिर उसके बाद में हम करंट के ले लेंगे, तब आपके एग्जाम के लगभग नज़दीक हो जाएंगे। और करंट की क्लास इसलिए कम लगाते हैं कि भाई वो तो एग्जाम चले जाने के बाद वो क्लास करंट के जो क्वेश्चन है वो बेकार ही पड़े रहते हैं चैनल पर, क्योंकि आने वाले दूसरे एग्जाम के लिए वो करंट के क्वेश्चन नहीं रह जाते। ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही, आप सबका सहयोग सराहनीय है। ठीक है। एक बार पुनः धन्यवाद।